to derive a physical relation with the help of dimensional analysis. हम कोई फिजिकल फार्मूला डेराइव कर सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से। कैसे हम फार्मूला डेराइव कर सकते हैं, हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल एग्जाम्पल 1, derive an expression for time period t of a simple pendulum which may depend on mass of bob m, length of pendulum L, acceleration due to gravity G। हमें टाइम पीरियड का फार्मूला नहीं पता कि टाइम पीरियड हमारा कितना होता है, बट हमारे को थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि भाई ये मास के ऊपर डिपेंड कर सकता है, लेंथ के ऊपर डिपेंड कर सकता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड कर सकता है, पर मास की कौन सी पावर, लेंथ की कौन सी पावर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की कौन सी पावर। तो कैसे करें हम सॉल्यूशन। t में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अज्यूम कर लेते हैं मास के पावर x के प्रोपोर्शनल है, t प्रोपोर्शनल टू लेंथ के पावर y के प्रोपोर्शनल है, t प्रोपोर्शनल टू लेंथ के पावर, तीसरा क्या चीज़ है, g के पावर z के प्रोपोर्शनल है। कंबाइनिंग द थ्री फैक्टर्स, t is proportional to m power x, l power y, z power z। नेक्स्ट क्या करेंगे अब हम, ये इंपॉर्टेंट चीज़, टाइम का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, m0 l0 t1 इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फार्मूला और राइट हैंड साइड का डायमेंशनल फार्मूला सेम होना चाहिए। तो m0 l0 t1 इज इक्वल टू मास के पावर x, लेंथ के पावर y, g का डायमेंशनल फार्मूला है LT-2, पीछे से टेबल से देख लेंगे, बाद में याद होते चले जाएंगे, z। अब क्या करें, मास के पावर 0, लेंथ के पावर 0, t पावर 1 इज इक्वल टू, मास के पावर्स को इकट्ठा कर लेंगे, m के पावर x, लेंथ के पावर को इकट्ठा कर लेंगे, y यहाँ से और z दूसरी टर्म से, तो y प्लस z, t के पावर को इकट्ठा कर लेंगे -2z। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे कंपेयरिंग डायमेंशंस ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम। मास, लेंथ और टाइम के डायमेंशंस कंपेयर करेंगे। राइट हैंड साइड में मास के डायमेंशंस कितने हैं x, लेफ्ट हैंड साइड में मास के डायमेंशंस कितने हैं 0, तो x किसके बराबर हो गया 0 के बराबर।
लेंथ के डायमेंशंस राइट हैंड साइड में कितने हैं y प्लस जेड, लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं 0, तो y प्लस जेड इज इक्वल टू 0 हो गया। टाइम के डायमेंशंस जो हैं वो राइट हैंड साइड में कितना है -2z, लेफ्ट हैंड साइड में कितना है 1, तो यहाँ से हमारे पास z इज इक्वल टू 1/2 आ गया, -1/2 आ गया, और इसमें पुट कर दें तो y इज इक्वल टू 1/2 आ गया। तो क्या फार्मूला हो गया, टाइम पीरियड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास के पावर 0, l के पावर 1/2 और z के पावर नहीं, t के पावर नहीं, किसके पावर है, z किसकी पावर है, g के पावर है, तो g के पावर -1/2। तो इसको हम लिख सकते हैं t इज़ प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ l/g। ठीक है, t इज़ इक्वल टू k कोई कांस्टेंट है, हमें नहीं पता, डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं पता होगा, बट ये k हो गया, तो ये फार्मूला हो गया टाइम पीरियड का। चलो और करके देखते हैं। एग्जाम्पल 2, वीडियो में रख दिया। एग्जाम्पल 2, the velocity of sound in a medium, velocity of sound को चलो हम v से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, in a medium may depend on modulus of elasticity E, density d, and wavelength lambda of the waves। ये मीडियम की और वेवलेंथ वेव की। यूज़ मेथड ऑफ डायमेंशंस टू derive the formula of velocity of sound। तो यहाँ पे बताया गया है स्पीड जो है वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के ऊपर डिपेंड कर सकती है, डेंसिटी के ऊपर कर सकती है, और वेवलेंथ के ऊपर कर सकती है। तो कैसे डिफाइन करें, कैसे सॉल्व करें, सॉल्यूशन मान लेते हैं v मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की पावर x के प्रोपोर्शनल है, v डेंसिटी के पावर y के प्रोपोर्शनल है, v वेवलेंथ के पावर z के प्रोपोर्शनल है। इकट्ठा कर दिया, v इज़ प्रोपोर्शनल टू e रेज टू द पावर x, d रेज टू द पावर y, लेमडा रेज टू द पावर z। अब क्या करें, अब इनके डायमेंशनल फार्मूला लिखें। वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला m0 l t-1, आपको भी धीरे धीरे याद हो जाएंगे, इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशनल फार्मूला टेबल से देख लो। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशनल फार्मूला वही होता है जो प्रेशर का होता है, ml-1 t-2 पावर x। डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम ml-3 पावर y, और भाई लेमडा वेवलेंथ है l पावर z। अब क्या करें, अब भाई राइट हैंड साइड में मास के पावर को इकट्ठा करते हैं, तो मास के पावर पहली टर्म से x है, x, सेकंड टर्म से y है प्लस y, थर्ड टर्म में मास नहीं है। फिर लेंथ के पावर को इकट्ठा करते हैं, l, पहली टर्म में -1 अंदर है, x बाहर है, -x,
एल के पावर -3 बाहर, अंदर है y बाहर है -3y और प्लस z। फिर t के पावर को इकट्ठा करते हैं, t रेज टू दी पावर -2x। अब क्या करें, अब करते हैं कंपेयरिंग डायमेंशंस ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम। कंपेयर करते हैं डायमेंशन किसकी, मास की, लेंथ की और टाइम की। तो भाई मास के डायमेंशंस कंपेयर करने लगे, x + y = 0। लेंथ के डायमेंशन कंपेयर करने लगे, -x -3y + z = 1। और भाई फिर टाइम के डायमेंशन कंपेयर करने लगे, -2x = -1। तो यहाँ से x = 1/2 आ गया। x की वैल्यू x + y में रख दी तो y की वैल्यू -1/2 आ गई। और फिर हमने x की वैल्यू और y की वैल्यू इसमें रख दी। तो जब हम इसको सॉल्व करके चलेंगे तो z की वैल्यू 0 आ गई। तो हमारे पास क्या आया, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x किसके बराबर है, 1/2 के बराबर है। x किसकी पावर है भाई, x पावर है e की, तो e की पावर 1/2। और भाई डेंसिटी की पावर -1/2, डेंसिटी की पावर -1/2 और वेवलेंथ की पावर 0, वेवलेंथ की पावर 0। तो वेलोसिटी जो है वो प्रोपोर्शनल हो गया E/d²। तो वेलोसिटी जो हो गया वो के पता नहीं कहाँ से आया, एक कांस्टेंट डायमेंशनल एनालिसिस नहीं बताती, तो E/d के बराबर हो गया। और एग्जाम्पल करते हैं, टाइम पीरियड of vibration, time period of vibration of a tuning fork T depends on length L of its prongs, density d and Young's modulus of elasticity y of its material. Find formula for time period. ट्यूनिंग फॉर्क क्या होता है, ट्यूनिंग फॉर्क कोई इस तरह का मेटल का बना होता है, फ्रीक्वेंसी मेजर करने के लिए यूज़ होता है, ईयर वाले डॉक्टर भी यूज़ करते हैं। ये प्रोंग कहलाती हैं, ये स्टेम कहलाता है। इसको हम किसी चीज़ के साथ स्ट्रक करते हैं और ये बाद में फिर आवाज़ करता है, उसकी फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। तो उसी तरह से क्या तरीका है, T इज़ प्रोपोर्शनल टू किसके बताया है, टाइम पीरियड में डिपेंड अपॉन लेंथ, L के पावर x, T में डिपेंड अपॉन डेंसिटी D के पावर y, T में डिपेंड अपॉन यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पावर z। तो अब तीनों को इकट्ठा कर देते हैं, T
is proportional to L raised to the power x, D raised to the power y and y raised to the power z. अब क्या तरीका रहेगा हमारा, अब क्या मेथड रहेगा? नाउ वी विल पुट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ दिस. तो टाइम पीरियड का तो m0 L0 T1 इज इक्वल टू लेंथ का L रेज टू द पावर x, डेंसिटी का m(L-3) रेज टू द पावर y. यहाँ पर L के पावर x थे, L का डायमेंशनल फार्मूला लिखा, डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला लिखा ml रेज टू द पावर -3. मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी चाहे कोई भी हो, सभी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का एक ही डायमेंशनल फार्मूला होता है, वही होता है जो प्रेशर का होता है, और वो क्या है? ml-1 T-2 और पावर हो गई इसकी z. अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा क्या करना? कंपेयरिंग. पहले इकट्ठा कर लेते हैं मास के पावर को, लेंथ के पावर को और टाइम के पावर को राइट हैंड साइड में इकट्ठा कर लेते हैं, गलती होने की गुंजाइश कम रहेगी. सबसे पहले मास ढूंढते हैं. मास यहाँ से y और यहाँ से z, तो मास के पावर y प्लस z, लेंथ के पावर x माइनस 3y माइनस z, और भाई टाइम के पावर -2z. तो अब क्या करें हम? कंपेयरिंग डायमेंशंस ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम. सबसे पहले मास के डायमेंशंस कंपेयर करते हैं. y प्लस जेड इज इक्वल टू 0. यहाँ पर y प्लस जेड है, मास के पावर इधर 0 है. आइडेंटिकल थिंग्स तो आइडेंटिकल ही होनी चाहिए ना. फिर x माइनस 3y माइनस जेड इज इक्वल टू 0, और फिर -2z इज इक्वल टू 1. तो z इज इक्वल टू हो गया -1/2 और y हो गया फिर 1/2. तो z इज इक्वल टू -1/2 हो गया. तो यहाँ पे पुट करते हैं x -3 1/2 माइनस ऑफ -1/2 इज इक्वल टू 0. तो कितना हो गया ये? x -3/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से ही आपके पास x इज इक्वल टू 1 आ गया. तो क्या आ गया हमारे पास टाइम पीरियड का फार्मूला? t इज प्रोपोर्शनल टू L रेज टू द पावर x. L रेज टू द पावर x, x की वैल्यू कितनी निकाली हमने? 1, तो L के पावर 1 हो गया. फिर डेंसिटी के पावर कितने हैं? डेंसिटी d रेज टू द पावर y, तो d रेज टू द पावर 1/2. फिर हमने क्या निकाला है? मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस y रेज टू द पावर. कितनी पावर आई भाई? y की पावर कितनी मान रखी थी? z मान रखी थी, तो z ये रहा z. z की पावर, z की वैल्यू -1/2, तो -1/2. तो t प्रोपोर्शनल हो गया हमारे पास L स्क्वायर रूट ऑफ d/y, और t इज इक्वल टू k फिर नहीं पता हमें क्या चीज़ है, डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं आता, और जिस फार्मूले में इस k का डायमेंशनल फार्मूला होगा वो हम सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे. और एग्जाम्पल करते हैं. The frequency of vibration को हम चलो f लिख लेते हैं, of a string may depend on its length L, tension
t in the string and mass per unit length of the string m। ध्यान रखिए, दिस इज नॉट मास, दिस इज मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ है तो इसका डायमेंशनल फार्मूला ml-1 होगा। मास नहीं है ये, m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। डेराइव फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी। तो क्या सॉल्यूशन होगा? बिल्कुल उसी तरह से, फ्रीक्वेंसी में डिपेंड ऑन लेंथ पावर x, फ्रीक्वेंसी में डिपेंड अपॉन टेंशन पावर y, फ्रीक्वेंसी में डिपेंड अपॉन मास पर यूनिट लेंथ पावर z। इकट्ठा कर दिया, f प्रोपोर्शनल टू l पावर x, t पावर y, m पावर z। फिर नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है तो डायमेंशनल फार्मूला हो गया m0 l0 t-1 इज इक्वल टू लेंथ के पावर x, टेंशन फोर्स होता है, टेंशन क्या होता है? फोर्स होता है m l t-2 पावर y। और भाई m क्या बताया? मास बताया? नहीं, मास नहीं बताया, मास पर यूनिट लेंथ बताया। तो m l-1 t रेज टू द पावर m l-1 मास पर यूनिट लेंथ, मास डिवाइडेड बाय लेंथ, पावर कितना? z। नेक्स्ट क्या हुआ फिर हमारे पास? m के पावर 0, l के पावर 0, t-1 इज इक्वल टू मास के पावर y प्लस z, लेंथ के पावर x प्लस y माइनस z, और टाइम के पावर -2y। तो कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग y प्लस z इज इक्वल टू 0, x प्लस y माइनस z इज इक्वल टू 0, -2y इज इक्वल टू -1। तो y हो गया 1/2 और z हो गया -1/2 और x हो गया -1। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगी? l के पावर -1, t के पावर 1/2 और m के पावर -1/2। तो f इज प्रोपोर्शनल टू 1/l स्क्वायर रूट ऑफ t बाई m, और f इज इक्वल टू k/l स्क्वायर रूट ऑफ t बाई m। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हम किसी भी स्टेलर स्पेस में जाएं, अर्थ से बाहर, मान लें कहीं लाइफ है, तो जहाँ पर भी लाइफ है तो उन्होंने अपने फिजिक्स के फिनोमिनाज को सॉल्व करने के लिए 3 चीज़ें ज़रूर मान रखी होंगी। एक चीज़ मान रखी होगी उन्होंने, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है, ग्रेविटेशन के लॉ तो हर जगह लागू होंगे, सैटेलाइट हर जगह घूम रहे होंगे, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का कैपिटल G आएगा ही आएगा। दूसरा, आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, उसने सब चीज़ को स्पीड ऑफ लाइट से कंपेयर कर रखा है, तो स्पीड ऑफ लाइट मान रखी होगी। और तीसरी चीज़ प्लैंक्स कांस्टेंट, भाई फोटोन पार्टिकल है तो उसका मोमेंटम कितना है, तो पार्टिकल एनर्जी में, एनर्जी पार्टिकल में, उसको सॉल्व करने के लिए फोटोन की ज़रूरत है, जिसका प्लैंक्स कांस्टेंट की यूज़ है। तो अगर मान लें, लेट वी अज्यूम दैट इफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G, speed of light
C and Planck's constant H are supposed to be fundamental quantities find dimensional formula for mass। क्या हुआ, फंडामेंटल क्वांटिटी मास, लेंथ और टाइम है, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला होगा m-1 L³ T-2। पर उल्टा कह दिया इसने, ये कहता है कि फंडामेंटल क्वांटिटी ही ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो इसकी टर्म में मास का फार्मूला निकालो। चलो निकालते हैं, तरीका वही है जो पीछे डिस्कस करते जा रहे। मास प्रोपोर्शनल टू g⁻⁴x, मास प्रोपोर्शनल टू c⁻⁴y, मास प्रोपोर्शनल टू h⁻z। आगे चलते हैं, इकट्ठा कर दिया, मास प्रोपोर्शनल टू g⁻⁴x, c⁻⁴y, h⁻z। आगे चलते हैं, मास के लिए अब इनको लिख लेते हैं MLT में ही, m1L0T0 इज इक्वल टू जी का डायमेंशनल फार्मूला याद हो जाएगा, निकाल लोगे, m-1 L³T-2। c स्पीड ऑफ लाइट है, इसके पावर हमें x लगाना है, c स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट क्या है L⁻⁻1, पावर कितना y। फिर h प्लैंक्स कांस्टेंट है, पीछे से ढूंढ लो, प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला बाद में तो ध्यान में भी आ जाएगा। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.6 × 10⁻⁻34 जूल सेकंड। जूल सेकंड यानी वर्क को टाइम से मल्टीप्लाई करना है, तो ये mL2T-1 आ जाएगा, पावर कितनी z। इकट्ठा कर लेते हैं, मास के पावर 1 L0T0 इज इक्वल टू मास के पावर -x पहली टर्म से दूसरी टर्म में है नहीं, तीसरी टर्म में z। लेंथ के पावर पहली टर्म में 3x, दूसरी टर्म में +y और तीसरी टर्म में 2z। और फिर टाइम के पावर पहली टर्म में -2x, दूसरी टर्म में -y, तीसरी टर्म में -z। तरीका वही हमारा, कंपेयरिंग डायमेंशंस ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम। तो -x + z इज इक्वल टू 1, 3x + y + 2z इज इक्वल टू 0, और भाई -2x - y - z इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, 2, 3। अब ये 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, आपको अपने आप क्या कहते हैं इनको सॉल्व करना होगा। मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, आसान ही है वैसे। ये मैं एक काम करता हूँ, तीनों को ऐड कर देता हूँ, कुछ मिलेगा। फर्स्ट + सेकंड + थर्ड। x देखते हैं भाई, -x + 3x - 2x, x तो 0 हो गया। z + 2z - z, ये कितना हुआ, z + 2z - z, ये बच गया 2z। फिर y प्लस का और ये माइनस का, तो 2z किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया। z किसके बराबर हो गया,
1/2 के बराबर हो गया। तो z अगर 1/2 है तो -x + 1/2 इज इक्वल टू 1। तो x किसके बराबर हो गया? -1/2 के बराबर हो गया। अब y किसके बराबर होगा? तो हमारे पास 2x + y + z थर्ड इक्वेशन से 0 के बराबर है। तो ये हो गया -2 -1/2 + y + 1/2 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 1/2 हो गया। तो मास प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया? g के पावर x -1/2। g के पावर x -1/2। फिर c के पावर y, स्पीड ऑफ लाइट के पावर y, उसकी 1/2। फिर h के पावर z, z कितना निकाला है? 1/2। तो मास हमारा किसके प्रोपोर्शनल हो गया? c के पावर c h डिवाइडेड बाई g और इसका स्क्वायर। क्रॉस वेरीफाई करके देख लेते हैं, उल्टा करके देख लेते हैं। सी एच डिवाइडेड बाई जी का डायमेंशनल फार्मूला एम आता है कि नहीं आता है? सी का कितना? LT-1। एच का कितना? एम। और भाई L2T-1 डिवाइडेड बाई जी का कितना? M-1 L³ T-2 और सारे का स्क्वायर रूट। तो इसको हम देखेंगे m, और ये ऊपर m चला गया, स्क्वायर रूट ले लिया m। l ऊपर क्यूब है, नीचे क्यूब है, t ऊपर -2 है, तो ये m आ गया। तो ये क्रॉस वेरिफिकेशन हो गया। तो इस तरह से हम इन डायमेंशनल फार्मूलाज की हेल्प से डिफरेंट फार्मूलाज कैलकुलेट करते हैं।